ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट के साइंस के क्वेश्चन को हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 को कवर करेंगे, यानी कि ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए फुल लेंथ टेस्ट के साइंस के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड इसी तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, इसको पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट के साइंस के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट के साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को तभी देख पाता है जब उससे परावर्तित प्रकाश उसकी आंखों में प्रवेश करता है। और देखिए, छवि जो है कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ध्यान रखिएगा, रेटिना पर जो है, मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और वहाँ से परावर्तित होकर आंखों की तरफ आए। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट भी आपको कवर कराया जा रहा है। जिन्होंने नहीं देखा है देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? चलिए बताइएगा, सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए। देखिए, अंतःश्वासित यानी कि इनहेल्ड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अंतःश्वासित यानी कि इनहेल्ड, ठीक है ना। और उच्छ्वासित यानी कि एक्सहेल्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा एक्सहेल्ड। अंग्रेजी में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? अंतःश्वासित में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%, और उच्छ्वासित में कितना होता है? तो 16.4% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? इसमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, राइट आंसर इसमें से बताइए क्या हो जाएगा सभी ऑप्शन को पढ़ करके। देखिए, घास, घास खाएगा कीट, कीट को खा जाएगा मेढक, मेढक को सर्प, और सर्प को खाएगा कौन? गरुड़। तो ये बिल्कुल सही क्रम दिया गया है खाद्य श्रृंखला का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, कॉड लिवर तेल जो है ये मछली से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में मछली दिया गया है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, विटामिन डी की बात आई हुई है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है ना। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर सूची दिया गया है और मिलान करना। एक तरफ आविष्कार दिए गए हैं और दूसरी तरफ आविष्कर्ता के नाम दिए गए हैं। चलिए एक एक करके मिलाते हैं। किण्वन की खोज किसने किया था? किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था।
चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अच्छा, बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप एडवर्ड जेनर देख रहे हैं, इन्होंने चेचक के टीका का खोज किया था। और देखिए एडवर्ड जेनर को क्या माना जाता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है। ठीक है ना, टीकाकरण का खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो चलिए एक बार मिला लेते हैं, 4 3 उसके बाद 2 और फिर 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये होती है आपकी मेलामाइन की। किसकी परत होती है? मेलामाइन की। और मेलामाइन जो होता है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जिसका मतलब है कि यह गर्मी के प्रतिरोधी है और आग लगने पर पिघलता नहीं है। यह परत आग से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, जिससे कि कर्मचारी सुरक्षित रहते हैं। मेलामाइन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पौधों के तनों की परिधि में, ठीक है ना, पौधों के तन की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? अच्छा, आपको याद होगा विभाज्योतक उत्तक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रस्त विभाज्योतक उत्तक, ठीक है ना, जिसको कि शीर्षस्थ भी कहा जाता है, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक, ठीक है ना, एक होता है अंतर्वेशिट, यहाँ पर अंतर्विष्ट लिखा गया है, ठीक है ना, ठीक है। और तीसरा होता है पार्श्व विभाज्योतक, यहाँ पर देखिए पार्श्व विभाज्योतक दिया गया है। तो ये 3 प्रकार के विभाज्योतक उत्तक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखना है। और विभाज्योतक जो होते हैं ये पौधे के विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर पूछा गया तनों की परिधि में वृद्धि, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। देखिए, जो अग्रस्त विभाज्योतक उत्तक है एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, यह तने और जड़ के शीर्ष भाग पर पाया जाता है और पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पार्श्व विभाज्योतक है ये तने और जड़ के किनारों में पाया जाता है और यह पौधे की मोटाई की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो यही पूछा गया है तनों की परिधि की वृद्धि के लिए, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? तो यह आपका हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक, ठीक है ना। और यहाँ पर आप अंतर्विष्ट जो देख रहे हैं ये आपका पत्तियों के आधार और पर्वों के पास पाया जाता है और ये पत्तियों और शाखाओं की वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? यानी कि एक रबी होना चाहिए और एक खरीफ होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल है, गेहूं है रबी और धान है खरीफ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अलसी और मक्का, अलसी रबी है जबकि मक्का खरीफ है, ये भी सही दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सरसों और अरहर, सरसों जो है ये रबी है और अरहर जो है खरीफ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही नहीं है उड़द और सोयाबीन, उड़द और सोयाबीन दोनों ही खरीफ फसल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया एक रबी होना चाहिए एक खरीफ होना चाहिए, जबकि ये दोनों ही खरीफ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? जल की कठोरता के लिए, अच्छा देखिए, जो पानी की कठोरता होती है उसके लिए मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जिम्मेदार होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये लवण पानी में घुल जाते हैं और पानी को कठोर बनाते हैं, जिससे साबुन ठीक से झाग नहीं बनाता है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है 2 तरह की कठोरता होता है, एक होता है अस्थायी कठोरता और एक होता है अस्थायी कठोरता। दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए अस्थायी कठोरता क्या है। तो यह मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, यह मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है अस्थायी। और जो अस्थायी कठोरता होती है यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? सबसे लंबा भाग आहार नाल का, आहार नाल का इसमें से सबसे लंबा भाग जो है ये आपका छोटी आंत है, क्षुद्रांत है। कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत क्षुद्रांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम, अच्छा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था, याद रखना आपको, ठीक है। और हाइड्रोजन बम जो है ना यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम किस ब्लॉक के तत्व हैं, बताइए जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के। और आपको पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, क्षारीय पृथ्वी धातु आप कह सकते हैं, और अंग्रेजी में अल्कली अर्थ मेटल कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो एस ब्लॉक है ना, इसमें आपका कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके अलावा अगर बात करते हैं तो और क्या है, बेरिलियम है, ठीक है, बेरियम है, ये सब आता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, बताइए, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो यह अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस प्रकार से बढ़ना है। तो निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम में तो सबसे ज़्यादा आपको पता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन देखिए कहीं लास्ट में नहीं दिख रहा, आपको कहीं दिख रहा है, नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना, कार्बन के बाद हाइड्रोजन पाया जाता है। तो एक बार देख लीजिए, कार्बन के बाद यहाँ पर देखिए ये तो ख़त्म हो गया, कार्बन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कार्बन, ये तो खत्म हो गया, कार्बन लास्ट में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। उसके बाद कार्बन है, कार्बन के बाद देखिए उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर दिया गया, कार्बन के बाद यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पर भी है नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आपका पाया जाता है कौन सा, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है ना, कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम देखिए यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर सोडियम दे दिया गया, तो ये वाला क्रम राइट होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, कैल्शियम, सोडियम और फिर आपका मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, पेशियाँ दिया गया है और उनका स्वभाव दिया गया है, एक एक करके देखिए। देखिए एक होती है आपका रेखित पेशी, इसको स्केलेटन मसल यानी कि कंकाल पेशी कहा जाता है, ठीक है, और यह हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, जैसे कि चलना, दौड़ना या कोई वस्तु उठाना, तो ये ऐच्छिक पेशी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतरंग पेशी दिया गया है, अंतरंग पेशी यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं अरेखित पेशी, स्मूथ मसल कहते हैं, ठीक है ना। यह हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, बल्कि एक अनैच्छिक रूप से ये काम करती है, तो ये अनैच्छिक रूप से काम करेगी। हृदय पेशी है, ये हृदय बना लीजिएगा, हृदय पेशी है। हृदय पेशी जो है ना, ये कार्डिक मसल है और हृदय पेशी ये अनैच्छिक रूप से कार्य करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हृदय पेशी आपका किस प्रकार से काम करेगा, यह अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, हृदय पेशी अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐच्छिक दिया गया है, मतलब इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए कंकाल पेशी अनैच्छिक रूप से कार्य करेगा थोड़ी, ये ऐच्छिक रूप से कार्य करेगा, और अंतरंग पेशी और हृदय पेशी ये जो होते हैं अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 1 2 3। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं पूछा गया, ध्यान से, ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए डीएनए का जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें 4 जो होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। यहाँ पर देखिए यूरेसिल नहीं होगा, ठीक है ना, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और एक नाम और याद रखिएगा गुआनिन, गुआनिन, ठीक है ना, यही 4 पाए जाते हैं, तो ये नहीं पाया जाता है। चलिए जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाता है, प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है, प्रकाश के इस प्रभाव को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स प्रकाश के इस प्रभाव को क्या बोला जाता है, बताइए। चलिए बताइए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऑलरेडी ये सेट में ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट में मैंने आपको करा दिया था। चलिए एक प्रश्न, ये आज का प्रश्न आपके लिए है, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा, मैं देखता हूँ कि कितने लोग अच्छे से टेस्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? अच्छा, जीवाश्म ईंधन आपको पता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होते हैं। ये ईंधन लाखों वर्षों में पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं, पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं, लाखों वर्षों में ये उनके अवशेष से बनते हैं। यहाँ पर यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। देखिए, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसमें कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा। इसको मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? लोहे पर कलई के लिए तो फ्रेंड्स ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिंक का परत चढ़ाया जाता है और इसी को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है ना, गैल्वेनीकरण बोला जाता है। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो आरोही अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? जब हम बैठे रहते हैं, तो जब हम विराम अवस्था में हैं, तो जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कि अगर हम विराम अवस्था में हैं तो विराम अवस्था में ही हम रहना चाहते हैं, ठीक है ना, और जब गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था ही बनाए रखना चाहते हैं। इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो अगर हम बैठे हुए हैं, कोई अश्वारोही अश्व पर बैठा हुआ है और अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो वह पीछे की ओर गिरता है। ये गिरता है आपके विश्राम जड़त्व के कारण, क्योंकि ये बैठा हुआ है। और जब गति में रहता है, जब ब्रेक लगता है ना, तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये होता है गति जड़त्व के कारण, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स बताइए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत इसमें से आपका क्या है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, ठीक है ना, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। देखिए सूर्य और अन्य सभी तारों का ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के हीलियम बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हरित गृह, देखिए हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं पृथ्वी के वायुमंडल पर औसत तापमान क्या, ये तापमान को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ये आपको चुनना है। देखिए इसमें से मंड बिल्कुल है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा है, अमीनो एसिड नहीं है, अमीनो अम्ल नहीं है। अमीनो अम्ल जो है एक मौलिक अणु होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण के खंडों के रूप में कार्य करता है, तो ये प्रोटीन से संबंधित है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है? तो मंड है और शर्करा है। और पूछा गया कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो ये अमीनो एसिड, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका या कणिका जो भी कहा जाए, निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? WBC का कार्य पूछा गया है, WBC का कार्य पूछा गया है। तो इसका कार्य क्या है फ्रेंड्स? रोगाणुओं का विनाश, ठीक है ना, रोगाणुओं का विनाश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे RBC का पूछेगा तो RBC का ऑक्सीजन का वहन इसका कार्य होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? तो फ्रेंड्स जो ईस्ट होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, CO2। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2, ठीक है। देखिए कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किससे बना होता है, किससे निर्मित होता है? तो देखिए जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ना, ये बना किससे होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन और लिपिड का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है बताइए? ऑप्शन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन सही है, या किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव के कारण होता है? नेटल के पौधा होता है, उसको छूने पर डंक जैसा, जैसे कि मधुमक्खी का डंक वगैरह जैसा होता है। मैंने बताया था उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और इसी को मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है, मेथनोइक अम्ल।
तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना। हो सकता है ये ना दे करके ऑप्शन में फॉर्मिक दे दे। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग की आंतरोष्मी यानी कि एंडोधर्मिक की क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। बताइए कौन कोशिका की आंतरोष्मी एंडोधर्मिक की क्रियाओं के परिचालन के लिए फ्यूल की तरह ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स ये कौन होता है, तो ये एटीपी होता है, ठीक है ना। अच्छा अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें से उल्टा दे दिया गया, एक बार आप पढ़िए। इसमें से क्या है, अगर मस्तिष्क जो होता है ना ये उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, सोचने के लिए, और पश्च मस्तिष्क जो होता है ना ये अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये उल्टा दे दिया गया है। तो सुमेलित कौन है, तो न तो एक है और न ही दूसरा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। तो देखिए यहाँ पर नाम याद रखिएगा, लैंडमैन साहब ने कहा था, ठीक है ना, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 10%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये किसका नियम है, तो फ्रेंड्स ये आपका नियम है प्रकाश के परावर्तन का। क्या पढ़ा था हमने कि दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आप जब भी प्रश्न को पढ़ेंगे ना ऑप्शन पर जरा गौर करिएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा यहाँ पर कह रहा है कि दोगुनी हो जाएगा। अब इससे एक ही सिद्ध होता है ना, हाफ mv² कह रहा है कि इसमें m जो है मात्रा स्थिर है और गति दुगुना है। तो और एक यहाँ पर संवेग दे रहा है p = mv होता है, इसी दोनों में ना mv आ रहा है। तो देखिए इसमें जब आप यहाँ पर 2v² पुट करेंगे तो ये 4v² हो जाएगा, हाफ m4v², यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। तो कहीं पर देखिए गतिज ऊर्जा 4 गुनी नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए मात्रा स्थिर है और ये दोगुना भी है, तो ये दोगुना हो जा रहा है ना, देख सकते हैं ये 2 mv हो जाएगा। तो यही वाला आंसर सही होगा, उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। चलिए मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त बताइए। तो देखिए मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो पाया जाता है ना ये आपका पाया जाता है महाधमनी और बायां नीलय में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए महाधमनी और बायां नीलय, ये बायां नीलय ऑप्शन में दे देता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फ्रेंड्स ये नेफ्रोलॉजी है, ये आपका गुर्दे का, किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। गुर्दा यानी कि किडनी का ये अध्ययन है नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार और एक भरी हुई ट्रक, ठीक है ना, रास्ते पर समान गति से चलता है, तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी। अब देखिए ट्रक का जो होगा ज़्यादा जो है आपका कौन सा ऊर्जा होगा बताइए, अधिक गतिज ऊर्जा होगा, अधिक स्थितिज ऊर्जा होगा, या कम गतिज ऊर्जा होगा, या अधिक यांत्रिक ऊर्जा होगा। तो देखिए जब इसमें से जो भारी है ना, जो ज़्यादा भारी है उसका गतिज ऊर्जा निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा है उसमें, ठीक है ना। तो अधिक गतिज ऊर्जा होगा किसका, ट्रक का, और कार का कम होगा। तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। देखिए टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है आपको। एक तो प्रश्न यही बन गया, टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है, तो पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द, यानी कि आपसे टोकोफेरॉल जो पूछा जा रहा है ये किसका रासायनिक नाम है, ये सीधे तौर पर पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को, कि किसको कहा जाता है, विटामिन ई को कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा विटामिन के को क्या कहा जाता है, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है और रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया है आपको नियासिन इसको कहा जाता है। चलिए देखिए यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है। तो देखिए यूरिया का जो निर्माण होता है ना वो होता है हमारे कहाँ पर, लीवर में, ठीक है ना, यानी कि आपका यकृत में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया लीवर में बनता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, जो एक अपशिष्ट उत्पाद है जिसे शरीर मूत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन।
तो यहाँ पर देखेंगे, सभी ऑप्शन को गौर से पढ़िए। जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़े की तैयारी, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, ये तना करता है। कौन करता है? तना करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को AgCl, इसी को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, AgCl, हॉर्न सिल्वर इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? वायु मार्ग को बंद होने से रोकने के लिए कौन सी संरचना गले में होती है? तो फ्रेंड्स, ये उपास्थि के छल्ले होते हैं, उपास्थि के छल्ले। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, उपास्थि के छल्ले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? इसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और यहाँ कूट में से राइट आंसर चुनना था, तो यहाँ पर ये हट चुका है। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्या बताना है कि इसके बारे में निम्नलिखित कथन में से आपको बताइए कि कौन सा गलत है। यहाँ सुधार कर लीजिए और सीधे बताइए निम्नलिखित में गलत पर विचार करना है, गलत कथन पर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन ये सीधे हवा से नहीं लेते हैं, ये मिट्टी से नाइट्रेट के रूप में इसको शोषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट, ठीक है ना, अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। ये डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं करते हैं। तो पूछा गया है कि इसमें से बता दीजिए कौन सा गलत है, तो ऑप्शन तीसरा पर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेयान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, रेयान एक निर्मित फाइबर है जो सेलुलोज से बनाया जाता है, जो लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होते हैं, इनको किस रूप में जाना जाता है? तो जो प्रकाश में ही अच्छी तरह से विकसित होता है उनको हेलियोफाइट्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए एपीफाइट्स दिया गया है। तो एपीफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो शारीरिक सहायता के लिए दूसरे पौधे पर उगते हैं। और जीरोफाइट्स जो है, आपको पता है जीरोफाइट्स क्या होते हैं? उन पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है जो शुष्क या पानी की कमी वाले वातावरण में उगते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड है। कौन सा? थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसमें से डेंगू वायरस हो जाएगा, एड्स वायरस हो जाएगा, सर्दी जुकाम वायरस से होता है। बैक्टीरिया के कारण यानी कि जीवाणु के कारण क्षय रोग होगा, टीबी होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित होता है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित कौन होता है? तो देखिए, पादप कोशिकाओं में जो है ना, कौन सा नहीं इसमें से पाया जाता है? तो इसमें से आपका कौन सा नहीं पाया जाता है, बताइए। देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, और ये आपका रसधानी पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है। ये तारकाय नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, तारकाय सेंट्रोजोम इसको कहा जाता है, ये नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खाली स्थान दिया गया, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो आसान क्वेश्चन है, मस्तिष्क जो है ना, ये मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है कि नग्न बीज इसमें मिलते हैं। नग्न बीज यानी कि बीज खुले होते हैं, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, नग्न बीज जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधे में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, और एंजियोस्पर्म में बीज ढके हुए होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कांटे यानी कि हुक्स और चूसक यानी कि सकर्स किस वर्ग के जीवों के विशेष गुण हैं? तो देखिए, हुक और जो आपके चूसने वाले हैं सकर्स हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाने वाले ये विशेष गुण है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लियर,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है ना। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए कोशिका के केंद्रक की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका के केंद्रक की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, पुरकिंजे ने किसका खोज किया था? ये बिहार पुलिस में पिछले बार पूछा गया था। इन्होंने जीव द्रव का खोज किया था। पुरकिंजे ने जीव द्रव का नामकरण किया था, मतलब इन्होंने जीव द्रव शब्द का उपयोग किया था। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। देखिए खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर, और को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। यानी कि पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पादप जगत का उभयचर जो है ये कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। फ्लोएम किस कोशिकांग से बना होता है? फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो देखिए फ्लोएम जो है ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, जिनमें मुख्य रूप से सीव ट्यूब, जिसको कि चालनी तत्व कहा जाता है, चालनी तत्व। उसके बाद इसमें जो है कंपेनियन सेल, सह कोशिकाएँ भी पाई जाती हैं। सह कोशिकाएँ यहाँ लिख देता हूँ, सह कोशिकाएँ। उसके बाद इसमें फ्लोएम फाइबर भी पाया जाता है, और उसके बाद इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाया जाता है। तो ये चारों अब आप ध्यान रखिएगा, चालनी तत्व, सह कोशिकाएँ, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये सारे लोहा के अयस्क हैं, याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोलाइट। और सबसे ज़्यादा पूछा गया है लोहांश की मात्रा जो होती है ये मैग्नेटाइट में पाई जाती है, मैग्नेटाइट। चलिए मिलान करना है लैक्टिक एसिड, तो ये दूध वगैरह में पाया जाता है, ऑक्जेलिक टमाटर में, एसिटिक सिरका में। 2, 1, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है कितना? देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ठीक है। सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 के आसपास होता है। और अम्लीय वर्षा जो होता है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक मिले होते हैं। क्लियर? चलिए सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो इसमें सबसे अधिक तन्य सोना हो जाएगा ना। सूची दिया गया है, मिलान करना है। अब यहाँ पर एक एक करके मिलान करिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग, तो ये स्टेथोस्कोप, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप के द्वारा। अब सीधे आप चौथा का बी देखिए किस में है, चौथा का बी देखिए किस में है, चौथा का बी इसमें है। अब इसी से आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का, तो दाब का पास्कल होता है, ठीक है, याद रखना पास्कल होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मैंने बताया था कि फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस यानी कि वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो नाइट्रोजन 78%, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है। चलिए 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, सही है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, सही है। इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है, ये भी सही है। ये CO और H2 का मिश्रण है, ये CO और H2 का नहीं, ये जल गैस है। CO और H2 का मिश्रण है जल गैस, वाटर गैस। तो ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? बताइए गैसों से संबंधित कौन सा इसमें से नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गे-लुसाक का नियम है। यहाँ पर फैराडे का नियम जो है ना, ये गैस से संबंधित नहीं है। फैराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन से संबंधित नियम है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। देखिए इंसुलिन जो है ना ये निकलता है कहाँ से? तो फ्रेंड्स अग्नाशय से, पैनक्रियाज से, और लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका से, बीटा सेल से। इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा हार्मोन जो है ना ये इंसुलिन, इसके अल्प स्रवन से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। और इसके अधिक स्रवन से, अल्प स्रवन से यानी कि इसके कम स्रवन से क्या होता है? मधुमेह होता है, ठीक है ना। और अधिक स्रवन से क्या होता है? इसके अधिक स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया
ग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। दोनों ध्यान रखना है, कम श्रवण पूछेगा तो मधुमेह, अधिक श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो बिजली यानी दिखाई देती है, मतलब कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। बिजली पहले चमकती है, गर्जन बाद में होती है, इसका मतलब प्रकाश का वेग अधिक है, पहले दिख जाता है, ध्वनि के वेग से अधिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर के ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करेगी। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा जो है आपके ठोस में, ठीक है ना, लकड़ी हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, निर्वात में ध्वनि का वेग जो होगा शून्य होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, ये एंजियोस्पर्म में होते हैं, बीज फल के अंदर होते हैं एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में आपके नग्न बीज होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से आपतित होती है, वह प्रकाशवर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलित होगा। तो देखिए, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित करेगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है वो कम विचलित होगा। तो सबसे अधिक विचलित जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, यानी कि बैगनी का। और यही पूछता है सबसे कम विचलित कौन करता है, तो लाल करता है, और अधिकतम बैगनी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव रुधिर का विडाल टेस्ट, यहाँ पर देखिए किसके संक्रमण को दर्शाता है। अच्छा, विडाल टेस्ट किया जाता है किसमें, तो ये टाइफाइड में। तो यहाँ पर टाइफाइड के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु होता है ये साल्मोनेला टाइफी है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, विषाणु वायरस से, तो इसमें से वायरस से एड्स हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। आसान प्रश्न है ये। मानव नेत्र पर जो है सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मैंने बताया था कि वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी। देखिए पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो पसीने में मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl। ठीक है ना, NaCl। चलिए इलेक्ट्रॉनिकी में IC का मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है, एकीकृत परिपथ। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व तो मौजूद नहीं है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील में आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, टंगस्टन इसमें नहीं है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो यूरिया का फॉर्मूला पहले आप जान लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4N2O, या फिर इस तरह से लिखा जाता है NH2CONH2। अब इसमें देखिए मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन इसमें 1 है, यहाँ पर देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर देखिए 1 नाइट्रोजन यहाँ, 1 नाइट्रोजन यहाँ। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूरिया। ठीक है ना, और इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। 2 पार्ट और इसका मैं लेकर के आऊँ।